everyone, welcome again on the online platform of सिविल पांडा। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है प्रीलिम्स के लिए, और सिविल पांडा के जो वीडियोस हैं वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो रहे हैं आपकी इस तैयारी में। ये अभी तैयारी का समय है, चुनौतियों का समय है, संघर्षों का समय है ना। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे, गुजर गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। इसी के संग हम शुरू करने जा रहे हैं आज हमारे हिस्ट्री का 4th पार्ट एमसीक्यू सीरीज का। तो आज हमने कोशिश करी है मगध और बुद्धिज्म और जैनिज्म को इनकॉर्पोरेट करने की अपने क्वेश्चंस में, और इन क्वेश्चंस के थ्रू हम रिवाइज करेंगे मगध एम्पायर को, बुद्धिज्म को और जैनिज्म को। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ मगध। मगध के राइज के लिए कौन सा रूलर रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, मगध का जो एक रूलर जिसका नाम हमको सबसे पहले मिलता है उसका नाम है जरासंध। जरासंध जिसका जिक्र आता है महाभारत में, लेकिन क्योंकि इसके हमको आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस नहीं मिलते, इसलिए हम जरासंध से मगध की हिस्ट्री को नहीं जोड़ते हैं। जो हमको पहला आदमी, जो पहला राजा हमको मिलता है जिसके हमको आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं, वो है बिंबिसार। बिंबिसार। देखिए, इस क्वेश्चन को इस सीरीज में रखने का सिर्फ इतना कारण था ताकि हम आपको ये बता पाएं कि मगध में किस किस डायनेस्टी ने क्रोनोलॉजिकली कौन कौन सी डायनेस्टी मगध पे आई और इसके थ्रोन को किस किस ने हासिल किया। तो देखिए, मगध पे जो मेजर डायनेस्टी रही उसमें जो सबसे पहली डायनेस्टी थी वो थी हरियंका डायनेस्टी। हरियंका डायनेस्टी, तो हरियंका डायनेस्टी के जो पहले रूलर थे वो थे बिंबिसार। बिंबिसार। बिंबिसार के बाद आते हैं इनके बेटे जिनका नाम रहता है अजातशत्रु। अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद आते हैं इनके बेटे जिनका नाम रहता है उदयभद्र या फिर उदयन। हिस्ट्री में ज्यादातर इनका नाम आता है उदयन। उसके बाद कुछ ऐसे रूलर्स आते हैं जो हमारे लिए जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और फिर आ जाती है नेक्स्ट मेजर डायनेस्टी जिसका नाम रहता है शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी अगली मेजर डायनेस्टी रहती है। शिशुनाग के बाद आते हैं उनके बेटे जिनका नाम रहता है कालाशोक। कालाशोक। देन इसके बाद आती है थर्ड मेजर डायनेस्टी जो है नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी। इसके बहुत ही ग्रेट रूलर रहे हैं महापद्मनंद। महापद्मनंदा। महापद्मानंदा के बाद आते हैं धनानंद, और धनानंद के बाद ही आती है मगध की सबसे ग्रेटेस्ट डायनेस्टीज में से एक मौर्यन डायनेस्टी। धनानंद को ओवरथ्रो करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, और अगली डायनेस्टी फाउंड करते हैं जो मगध के सिंहासन को हासिल करती है जिसका नाम है मौर्यन डायनेस्टी। इसमें कई ग्रेट रूलर्स हमको देखने को मिलते हैं, जिनमें से पहले ही रूलर चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद उनके बेटे बिंदुसार। देखो, कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होता है बिंदुसार में और बिंबिसार में। ठीक है, तो जब बिंदुसार की बात अगर कहीं पर आएगी तो मैं आपको एक स्टोरी सुना दूंगा जिससे आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे बिंदुसार में और बिंबिसार में। बिंदुसार का नाम बिंदुसार क्यों पड़ा, इसके पीछे भी एक स्टोरी। ठीक है, बिंदुसार के बाद इस पूरे मगध के सबसे ग्रेटेस्ट रूलर्स में से एक रूलर अशोक, ग्रेट, द ग्रेट अशोका, इसके बाद यहाँ पर आते हैं। मौर्यंस के बाद अगली जो डायनेस्टी आती है उसका नाम है शुंग डायनेस्टी। शुंग डायनेस्टी, फिर कन्वा डायनेस्टी, और फिर आफ्टर ऑल इन सभी के बाद एक और ग्रेट, जो दूसरी सबसे ग्रेट डायनेस्टी यहाँ पर है वो है गुप्ता डायनेस्टी। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर रखने का सिर्फ यही कारण था कि आपको क्रोनोलॉजिकली सभी डायनेस्टीज की एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल पाए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार। किंग खरावेला वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द चेदी डायनेस्टी ऑफ। अब देखिए, चेदी जो महाजनपद है ना, चेदी या फिर जो एम्पायर है, ये दो जगह हमको मिलता है। ठीक है, एक चेदी हमको मिलता है महाजनपद पीरियड में बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड, इसकी कैपिटल होती है सुक्तिमती। ठीक है, और ये जो चेदी है जो थोड़ा सा लेटर टाइम्स में हमको देखने को मिलता है, ये बनता है ओडिशा में। ओडिशा में इस चेदी का और इस चेदी का कोई रिलेशन था, इस पे हिस्टोरियंस में थोड़ी सी डिबेट है अभी। वो क्या है, इस पे यूनानिमस कोई फैसला नहीं ले पाए कि इन दोनों चेदी किंगडम्स का आपस में कोई लिंक था या नहीं था। लेकिन ये वाला जो चेदी है ओडिशा वाला, ये भी अपने आप में काफी फेमस किंगडम रहा है,
और इसके एक बड़े फेमस किंग रहे हैं जिनका नाम है किंग खराबेला। किंग खराबेला, तो इनके बारे में आपको दो बातें याद रखनी है। एक तो क्या कि ये किसके फॉलोअर थे, जैनिज्म के। इन्होंने किसको पेट्रोन किया था, जैनिज्म को। ठीक है, ये पूछ लेता है कई बार कि खराबेला ने इनमें से कौन से रिलीजन को पेट्रोनेज दिया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जैनिज्म। और एक इंस्क्रिप्शन है, वो इंस्क्रिप्शन अगर आप इंडियन हिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन में से एक को देखेंगे तो उस इंस्क्रिप्शन का नाम आपको जरूर देखने को मिलेगा। उसका नाम है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, जो हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन देता है कंटेम्प्ररी पीरियड की। इस वक्त जो इंडो ग्रीक्स का या नॉर्थ वेस्टर्न से जो यूरोपियन इन्वेजन वगैरह हो रहे थे उसकी इंफॉर्मेशन हमको देखने को मिलती है। इंडिया में उस वक्त क्या चल रहा था उसकी हमको इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो काफी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। वो इंस्क्रिप्शन भी किसको बिलोंग करता है, किंग खराबेला को। ठीक है, कहां पर है ये इंस्क्रिप्शन भी, ओडिशा में। इसकी लोकेशन भी पूछ सकता है, ये किस किंग के संग एसोसिएटेड है ये भी पूछ सकता है, और वो किस डायनेस्टी से थे ये भी पूछ सकता है। तो वो डायनेस्टी कौन सी है, चेदी डायनेस्टी। ठीक है, दूसरा किंग खराबेला वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द चेदी डायनेस्टी ऑफ। अभी चेदी डायनेस्टी कहाँ की थी, देखिए मैं आपको इतनी देर से बोल रहा हूँ ओडिशा, और ओडिशा का ही पुराना नाम क्या था, कलिंगा। ठीक है, कलिंगा कोस्ट। आप अभी ओडिशा वाली जो कोस्ट है उसको क्या बोलते हैं, कलिंगा कोस्ट। इसी की वजह से आप उसको कलिंगा बोलते हैं। कलिंगा नाम से एक अवार्ड भी मिलता है, काफी बड़ा अवार्ड है इंडिया का, जिसका नाम है कलिंगा अवार्ड। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच डायनेस्टी इमीडिएटली सक्सीडेड द मौर्य डायनेस्टी एंड रूल्ड मगध किंगडम। देखिए, अब जो पहला आंसर मैंने आपको बताया था, अगर आपने उसको ध्यान से सुना होगा तो ये वाला तो आंसर भी मेरे को बताने की आपको जरूरत नहीं है, आप खुद ही इसको आंसर कर सकते हैं, है ना। कि मौर्यंस को इमीडिएटली सक्सेड किसने किया था, वो थी शुंग डायनेस्टी। शुंग डायनेस्टी, ब्राह्मण डायनेस्टी, है ना। ये एक ब्राह्मण डायनेस्टी थी जो फाउंड किसने करी थी, पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग, तो ये भी पूछ सकता है कि शुंग डायनेस्टी फाउंड किसने करी थी, पुष्यमित्र शुंग ने। और किसको मार करके करी थी, देखिए किसको कर रहे हैं ये फाउंड, किसके बाद हो रही है, मौर्य डायनेस्टी के बाद। तो ऑब्वियस सी बात है कि पुष्यमित्र शुंग ने जो ये फाउंड करी है, तो मौर्यंस का जो लास्ट रूलर रहा होगा उसको या तो असैसिनेट करके करी होगी या फिर उसको हरा करके ये फाउंड करी होगी। तो मौर्यन डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था बृहद्रथ। नाम था बृहद्रथ, आपको नाम भी याद रखना है, ये भी पूछ सकता है who was the last ruler of the Mauryan dynasty या फिर who founded the शुंगा डायनेस्टी। तो दोनों के आंसर आपको इस क्वेश्चन के थ्रू मिल जाएंगे कि लास्ट रूलर कौन था मौर्यन डायनेस्टी का, बृहद्रथ। और उन्हीं का कमांडर हुआ करता था, कमांडर इन चीफ, पुष्यमित्र शुंग। जो बाद में देखिए ये जो बृहद्रथ रहता है ये बहुत पॉपुलर रूलर नहीं रहता, ठीक है। और पुष्यमित्र शुंग जो रहते हैं वो काफी, अगर आप मिलिट्रिकली उनको देखेंगे तो वो काफी स्ट्रॉन्ग थे, है ना। उनका अच्छा खासा दबदबा था उस एम्पायर में। तो वो वक्त की मांग थी, उस पीरियड की डिमांड थी कि कोई स्ट्रॉन्ग आदमी आकर के क्या करे, मगध के थ्रोन को अपने ऑक्यूपेशन में ले ले। और वो कौन करता है, पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, इसी शुंगा डायनेस्टी के बारे में आपको एक और बात याद रखनी है कि इन्होंने कैपिटल बनाई थी अपनी कौन सी, विदिशा। विदिशा जो कहां पर है, आपके एमपी में, इसलिए ये डायनेस्टी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के ही बेटे थे अग्निमित्र, इनके बेटे का नाम था अग्निमित्र। और ये अग्निमित्र के ऊपर एक काफी फेमस वर्क लिखा है कालिदास ने, जिसका नाम है मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम, ये एक प्ले है, वैसे बेसिकली क्या है, एक प्ले है, एक ड्रामा है। और उस ड्रामा का हीरो कौन है, अग्निमित्र। और वो अग्निमित्र कौन था, शुंगा डायनेस्टी का रूलर था। ठीक है, किसका बेटा था, पुष्यमित्र शुंग का बेटा था। इसमें लव स्टोरी दिखाई गई है मालविका की और अग्निमित्र की, है ना। इसकी अगर आप थीम देखेंगे तो ये क्या था, रोमांटिक कॉमेडी, इसकी दोनों थीम थी। इसमें रोमांस भी था और कॉमेडी भी थी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ड्यूरिंग कनिष्क रेन द सेंटर ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी शिफ्टेड फ्रॉम मगधा टू। ठीक है, एक काफी ग्रेट डायनेस्टी आती है कुषाण, और उस कुषाण का भी कोई जो सबसे फेमस रूलर रहा है तो वो है कनिष्क। इसमें कुजूल कड़फिसेस, बीमा कड़फिसेस, इस नाम के रूलर्स हुए हैं। ठीक है, ओवर द टाइम क्या हुए, ये जितने रूलर्स थे ये इंडियनाइज्ड हो गए। इन्होंने किसी ना किसी फॉर्म में इंडियन रिलीजन को, इंडियन कल्चर को क्या किया, अपना लिया। और एक फ्यूजन हमको देखने को मिलता है। ठीक है, एक फ्यूजन हमको देखने को मिलता है बाहर से आए इन रूलर्स के द्वारा, इंडियन रूलर्स, इंडियन कल्चर का और इनका जो कल्चर था, दोनों फ्यूज होता है। और हमको एक गंधार आर्ट फॉर्म जो देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं इस फ्यूजन का ही क्या था, रिजल्ट था। ठीक है, तो कनिष्क जो रूलर थे वो कौन थे, कुषाण डायनेस्टी के वो रूलर थे। इन्होंने पेट्रोन किया था बुद्धिज्म को। ठीक है, और इन्होंने जो पेट्रोन किया था बुद्धिज्म को, था
के लाइंस पे, ठीक है। मतलब इन्होंने भी एम्बेसीज भेजी थी उसको प्रमोट करने के लिए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, इसीलिए इनका एक और नाम है, आप सब याद रखिए, सेकंड अशोका। इन्हीं को क्या बोला जाता है, सेकंड अशोका। वो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इन्होंने बुद्धिज्म को क्या किया था, इन्होंने भी पेट्रोन किया था। जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो कुंडलवन कश्मीर में होती है, वो उस टाइम पर रूलर कौन रहता है, कनिष्क ही उस टाइम पर रूलर रहते हैं। आपको ये बात भी याद रखना पड़ेगा। जो सिल्क रूट है, जो फेमस एंशिएंट इंडिया का सिल्क रूट है, वो पास चाइना से जो यूरोपियन कंट्रीज तक जाता था, वो पास कहां से होता था, वो कनिष्क के किंगडम से पास होता था, ठीक है। इसलिए इकोनॉमिकली जो जितना वो स्ट्रॉन्ग हुआ था एम्पायर, वो किस लिए हुआ था, क्योंकि सिल्क रूट उसके एम्पायर से गुजरता था, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ड्यूरिंग कनिष्क रेन द सेंटर ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी शिफ्टेड फ्रॉम मगध टू, देखिए जितने भी नॉर्थ जो इन्वेडर्स थे वो कहां से आते थे, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से आते थे। इसलिए उनमें से कई रूलर्स ने क्या किया, जो नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटरी थी उसी को अपना सेंटर ऑफ पूरा एडमिनिस्ट्रेशन बना लिया था। तो इनमें से कौन सी सिटी है जो नॉर्थ वेस्ट उसमें पड़ रही है, आप ऑप्शन देखकर पता लगा सकते हैं, वो है पुरुषपुर। पुरुषपुर जिसका मॉडर्न नाम क्या हो चुका है, पेशावर, जो अब कहाँ पे पड़ता है, पाकिस्तान में, ठीक है। लेकिन देखिए इंडिया काफी बड़ा था, पेशावर से बैठ करके कनिष्क पूरे इंडिया पे रूल आसानी से नहीं कर सकते थे, इसलिए एक और कैपिटल बनाते हैं, है ना, उसका नाम है मथुरा। आप ये भी याद रखें। इसके टाइम पे मेनली दो सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थे इसके एम्पायर के, एक तो था पुरुषपुर जो था पेशावर में, और सेकंड था मथुरा, ठीक है। तो इतनी बातें आपको कनिष्क के बारे में याद रखनी है, ठीक है। द लास्ट नंदा रूलर ऑफ मगध हु वाज ओवरथ्रोन बाय चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प ऑफ चाणक्यवास, ठीक है। ये पूछ सकता है कि वो लास्ट नंदा रूलर कौन था जिसको ओवरथ्रो करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की हेल्प लेकर, ठीक है। देखिए अभी मैंने आपको बताई थी नंदा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी इसको फाउंड किया था किसने, महापद्मनंद, महापद्मनंद ने। अगर अपन मिलिट्रिकली सबसे स्ट्रॉन्ग रूलर्स इंडिया के कुछ उठाएं तो उनमें ऑब्वियस सी बात है कि महापद्मनंद का नाम अनडाउटेडली उसमें आएगा, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर ये थे और इसीलिए इन्होंने कई सारे क्या लिए, टाइटल्स भी लिए। इन्होंने टाइटल लिया एक रथ का, एक रथ का इन्होंने क्या लिया था, टाइटल लिया था, ठीक है। इन्होंने लिया था सर्व शत्रांतक, एक टाइटल इन्होंने लिया था सर्व शत्रांतक, मतलब सभी क्षत्रिय को कर देने वाला, डिफीट कर देने वाला, सभी क्षत्रिय को क्या कर देने वाला, डिफीट कर देने वाला। तो ये इनका वो दिखा रहा है, इनकी क्या दिखाता है, इनकी फाइट ये दिखा रहा है कि कितने पावरफुल ये रूलर महापद्मनंद थे। इनके टाइम पे जो काम चल रहा था अच्छा खासा चल रहा था, ठीक है। इसके बाद जो रूलर बनता है वो बनता है धनानंद। ऐसा बताते हैं कि महापद्मनंद के 100 कुछ बेटे थे, उनमें से धनानंद को क्या कहते हैं, थ्रोन मिल जाता है। धनानंद देखिए रूलर तो अच्छा था कहीं ना कहीं, है ना, ने उसको थोड़ा ब्लेंड बना दिया है, बाकी वो तो अच्छा था, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा क्रूअल था, थोड़ा सा ये क्रूअल किंग था, और बहुत ज्यादा अपने सब्जेक्ट के वेलफेयर के बारे में ये नहीं सोचता था, ठीक है, खुद के बारे में ये ज्यादा सोचता था। इसी उसमें जो हमने स्टोरी सुनी हुई है वो क्या बताती है कि इसका पूरा वो लगा हुआ था कोर्ट वगैरह, ये बैठा हुआ था और तक्षशिला से चल करके कौटिल्य इसके कोर्ट में आते हैं, ठीक है। और ये वहां पर क्या करता है, घमंड में अपने फाइट में अपनी क्या करता है, कौटिल्य का ये क्या करता है, अपमान कर देता है, इंसल्ट उनकी कर देता है। और कौटिल्य काफी नाराज होकर के वो बोल करके जाते हैं कि मैं तुम्हारा क्या है, ये जो पूरा किंगडम है, तुम्हारा जो राज है, इसको मैं क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, ठीक है। और वो जाते हैं वहां से, काफी गुस्से में वहां से कौटिल्य जाते हैं, और उन्हें रास्ते में मिलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, जिसको वो मिलिट्रिकली, पॉलिटिकली, है ना, सभी चीजों की क्या करते हैं, कौटिल्य उनको ट्रेनिंग देते हैं। ओवर द टाइम वो क्या करते हैं, आकर के धनानंद को यहाँ से फेंक देते हैं, ठीक है, हटा देते हैं इसका थ्रोन, ठीक है। विशाखादत्त का जो मुद्रा राक्षस है ना, विशाखादत्त का जो वर्ग है मुद्रा राक्षस, वो ये पूरी स्टोरी क्या करता है, यही स्टोरी के बारे में हमको बताता है मुद्रा राक्षस। उसमें काफी फेमस वो डायलॉग भी आता है कि भारत के जो आचार्य हैं उनमें इतनी ताकत है कि वो मिट्टी से उठाकर किसी को क्या बना सकते हैं, हिंदुस्तान का सम्राट बना सकते हैं, है ना। तो काफी अच्छा स्टेटमेंट है कौटिल्य के बारे में, विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस में हमको देखने को ये मिलता है, ठीक है। तो देखिए सीधी सी बात है कि लास्ट नंदा रूलर ऑफ मगध हु वाज ओवरथ्रोन बाय चंद्रगुप्त मौर्य, अभी मैंने आपको बताया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, धनानंद, ठीक है। आंसर देखते हैं अगला, द लास्ट ग्रेट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ मगध वाज। अभी जो मैंने आपको पूरा वो समझाया था क्रोनोलॉजी, उसमें लास्ट कौन सी डायनेस्टी थी, जो सेकंड ग्रेट डायनेस्टी थी, गुप्तास, ठीक है। गुप्ता के बाद ही जो पाटलिपुत्र है उसका इंपॉर्टेंस क्या होने लगता है, कम होने लगता है। कन्नौज का इंपॉर्टेंस यहाँ पर इंडिया की जो सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में कन्नौज का इंपॉर्टेंस बढ़ने लगता है धीरे धीरे, पाटलिपुत्र का कम होने लगता है। तो हम कह सकते हैं कि मगध की जो लास्ट ग्रेट डायनेस्टी थी वो क्या थी, गुप्ता थी।
वो वैसे भी देखिए, अगर आपको क्रोनोलॉजी याद होगी जो मैंने अभी आपको बताई है, तो आप क्रोनोलॉजी से भी जा सकते हैं इसमें कि जो लास्ट इनमें है वो कौन है, गुप्ताज हैं। और ग्रेट तो वो अनडाउटेडली थे ही सही, है ना, ग्रेट तो गुप्ताज को माना ही जाता है, आंसर हो जाएगा गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, बाय ऋषभनाथ ऑल्सो कॉल्ड एज आदि ब्रह्मा। ऋषभनाथ को आदि ब्रह्मा क्यों कहा जाता है? देखिए अब ऋषभनाथ थे कौन, क्योंकि इस सेशन में हमने जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में भी कुछ क्वेश्चन लिए हैं, तो इसीलिए ये क्वेश्चन लिया था कि जैनिज्म में क्या होते हैं, जो इनके गुरु होते हैं, स्कॉलर्स जो होते हैं, उनको बोला जाता है तीर्थंकर। तीर्थंकर, ठीक है। वैसे अगर तीर्थंकर वर्ड के लिटरल मीनिंग पे आप जाओगे तो क्या होता है, फोर्ड मेकर, है ना, फोर्ड मेकर इन द स्ट्रीम ऑफ एग्जिस्टेंस। ठीक है, आपको मतलब मोक्ष दिलाने के लिए जो ब्रिज का काम कर रहे हैं, है ना, फोर्ट बनाने का काम कर रहे हैं, उन्हें ही क्या बोला जाता है, तीर्थंकर। ठीक है, कितने टोटल तीर्थंकर कितने थे, 24 टोटल तीर्थंकर थे 24। उनमें जो पहले तीर्थंकर थे वो थे ऋषभनाथ। जो पहले जो तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभनाथ। कई जगहों पर मिलता है ऋषभदेव, कई जगहों पर इनका नाम ऋषभदेव भी हमको देखने को मिलता है। ठीक है, इन्हीं का नाम हमको ऋग्वेद में भी देखने को मिलता है, ये भी याद रखना। केवल 2 तीर्थंकर हैं जिनका नाम ऋग्वेदा में देखने को मिलता है, एक है ऋषभनाथ और एक है अरिष्टनेमी। एक है अरिष्टनेमी, जो आपके 22 नंबर के तीर्थंकर थे। ठीक है, इन दोनों तीर्थंकरों का नाम हमको ऋग्वेद में देखने को मिलता है। तो सीधी बात है कि बाय ऋषभनाथ ऑल्सो कॉल्ड आदि ब्रह्मा। देखो आदि का मतलब होता है पुराना, आदि काव्य, आदि मानव, है ना, आदि कवि, वाल्मीकि आदि कवि हैं। आदि काव्य क्या है, रामायण है। आदि मानव, अर्ली मैन। तो सीधी बात है कि अर्ली क्यों बोला जा रहा है, आदि ब्रह्म क्यों बोला जाता है, क्योंकि कौन है, फर्स्ट है, ये पहले आदमी है। तो सीधा सा हो जाएगा कि क्या था, फर्स्ट टू टेल द मोक्षा मार्ग, ही वाज द फर्स्ट टू टेल द मार्ग टू अटेन मोक्षा, है ना, या फिर मार्ग टू अटेन केवल्य। हम देखेंगे कि जैनिज्म में मोक्ष को क्या बोला जाता है, केवल्य बोला जाता है। ठीक है, बुद्धिज्म में क्या बोला जाता है, निर्वाणा बोला जाता है। और हिंदुइज्म में और थ्रू आउट इंडियन कल्चर में क्या बोला जाता है, मोक्ष बोला जाता है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द कुषाण रूलर पेट्रोनाइज्ड बुद्धिज्म। अभी हमने डिस्कस किया था कनिष्क। ठीक है, कनिष्क, सेकंड अशोका भी इनको बोलते हैं, इसीलिए सेकंड अशोका। इन्हीं के टाइम पर क्या हुई थी, मैंने भी बताया, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, यहाँ पे कुंडलवन कश्मीर, जगह भी याद रखें। ठीक है, अच्छा बुद्धिस्ट काउंसिल की बात आई है तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो कहाँ पे होती है, राजगीर में। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल राजगीर। ठीक है, सेकंड वाली वैशाली, थर्ड वाली पाटलिपुत्र, और फोर्थ वाली कुंडलवन कश्मीर। ठीक है, जब राजगीर में होती है तब रूलर कौन रहता है यहाँ पे, है ना, कौन सा रूलर यहाँ पे रहता है, जो रूलर का नाम रहता है वो रहता है अजात शत्रु, हरियंकर डायनेस्टी के अजात शत्रु। ठीक है, जो सेकंड वाली वैशाली में होती है इसमें कौन रहता है, इसमें शिशुनाग डायनेस्टी के कालाशोक, कालाशोक। ठीक है, पाटलिपुत्र के टाइम पे अशोका, और कश्मीर वाली के टाइम पे कनिष्का। और अच्छा, जो कनिष्क के टाइम पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है, याद रखना, इसी का जो मेजर इवेंट था वो क्या था, महायान और हिनायान जो सेक्ट होते हैं उनमें बुद्धिज्म क्या हुआ था, डिवाइड हो गया था। महायान यानी कि न्यू ईयर व्हीकल, है ना, या फिर जिसमें ज्यादा लोग हैं, लार्जर व्हीकल भी इसको बोलते हैं, ज्यादातर लोग इसमें आ गए थे। और हिनायान जो लेसर व्हीकल था, या फिर जो क्या है, बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग्स या फिर ऑर्थोडॉक्स बुद्धिज्म में क्या करता था, बिलीव करता था। ठीक है, तो महायान और जो ये कनिष्क थे, इन्होंने किसको पैट्रोनाइज किया था, महायान बुद्धिज्म को, ये भी याद रखिएगा। अशोक किसको कर रहे हैं, हिनायान बुद्धिज्म को। हालांकि अशोक के टाइम पे अभी महायान और हिनायान जैसा कुछ है नहीं, लेकिन वो किसको, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स बुद्धिज्म को उन्होंने क्या किया, पेट्रोनाइज किया, इसलिए क्या बोल देते हैं कि अशोक ने किसको पेट्रोनाइज किया, हिनायान बुद्धिज्म को, और कनिष्क ने किसको किया, महायान बुद्धिज्म को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वर्धमान महावीर द 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म वाज बोर्न एट एंड डाइड एट। मतलब महावीर का जन्म कहाँ हुआ और उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई। ठीक है, देखिए ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस एमपीपीएससी पूछ लेता है 1-2 साल में, ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस पे उसकी आदत है कि आना। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए, हो सकता है आपको पूरी फिलोसफी जैनिज्म की पता हो, आपको महावीर की फिलोसफी पता हो, और एक बेसिक बात ये ना पता हो कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ, या एग्जैक्ट प्लेस वो ना पता हो कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ। तो इसमें देखेंगे हम कि महावीर का जन्म कब हुआ। एक तो ये याद रखिए 540 बीसीई में जन्म होता है, 540 बीसीई में होता कहाँ है, कुंडग्राम में, जगह का नाम है कुंडग्राम। ठीक है, जो कहाँ पर है, वैशाली के पास में पड़ती है, यानी बिहार में आज पड़ती है, वैशाली के पास। ठीक है, और इनकी जो डेथ होती है महावीर की वो होती है 468 बीसी में, लगभग 72 ईयर्स की जो इनकी एज इनने अटेंड करी थी,
72 ईयर्स में इनकी क्या होती है, डेथ हो जाती है। और वो कहाँ पर होती है, पवा में। इनकी जो डेथ होती है वो कहाँ होती है, पवा में। जो इनको कैवल्य मिला था, जो यहाँ फिर इनको एनलाइटनमेंट जो मिला था, वो किस पेड़ के नीचे मिला था, साल के पेड़ के नीचे, साल ट्री के नीचे। ठीक है, बुद्ध को किसके नीचे मिला था, उसको बोधि ट्री बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में ट्री का आएगा था वो पीपल का। ठीक है, ट्री क्या था, पीपल का ट्री था। इनको मिला था साल ट्री के नीचे। जो रिवर थी, वो रिवर कौन सी थी, ये भी आप याद रखिए, रिजुपालिका रिवर। जो रिवर थी जो पास में बह रही थी उस जगह के, जहां पर इनको क्या मिलता है, जम्बिका ग्राम। उस जगह का नाम है जम्बिका ग्राम, जहां पर इनको कैवल्य मिला था, या ज्ञान या फिर एनलाइटनमेंट जो इनको मिला था, वो मिला था जम्बिका ग्राम, साल ट्री के नीचे। पास में जो रिवर बह रही थी वो बह रही थी रिजुपालिका। ये सब कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, है ना। और बुद्ध में और महावीर में दोनों में क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है वहां पर। ठीक है, कंफ्यूज होता है कि कौन सी रिवर थी, उसका पेड़ किसका था। ठीक है, जो बुद्ध के पास में जो रिवर बह रही थी उसका नाम है निरंजन रिवर, उस रिवर का नाम है निरंजन रिवर। ठीक है, इसका मॉडर्न नाम है फाल्गु। अभी आप आज ढूंढने जाएंगे तो आपको निरंजन नाम से नहीं मिलेगी, किस नाम से मिलेगी, फाल्गु नाम से। ठीक है, तो याद रखें, महावीर का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, कुंडेग्राम वैशाली के पास, और डेथ हुई थी पवापुरी में। ठीक है, उनको जो एनलाइटमेंट मिला था वो मिला था साल ट्री के नीचे जम्बिका ग्राम में, जिसके पास में जो रिवर फ्लो कर रही थी उसका नाम था रिजुपालिका रिवर। ठीक है, 540 में इनका जन्म होता है और 468 बीसी में इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, इस क्वेश्चन को डालने का यही मतलब था कि इतने फैक्ट्स आपको दिए जा सके। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द बुद्धा हैज बीन यूटिलाइज्ड एज एन ओशियन विजडम एंड कंपैशन इन, किस चीज का सिंबल बुद्ध को सिंबल माना गया है, विजडम का और कंपैशन का, इनमें से किस वर्क में, इनमें से किस वर्क में बुद्धा को सिंबल माना है, विजडम का और कंपैशन का। देखिए, ये तो पूरा वर्ल्ड मानता है कि बुद्धा विजडम के सिंबल थे, कंपैशन के सिंबल थे, लेकिन एक पार्टिकुलर वर्क में, किस वर्क में ये बोला गया है कि बुद्धा वाज द सिंबल ऑफ विजडम एंड कंपैशन। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए ऐसा है, ये बहुत ही एक अजीब सा क्वेश्चन है ना, इनफॉर्मल क्वेश्चन है। इसमें अगर आप एलिमिनेशन में जाएंगे तो जिस ऑप्शन को आप सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे वही इसका आंसर है। ठीक है, आप जाएंगे सबसे पहले अमर कोश में। ठीक है, अमर कोश लिखी किसने, अमर सिंह ने, जो क्या थे, 9 रत्नों में से एक थे, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य को आप याद रखिए, गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, उसके ग्रेटेस्ट रूलर, इसीलिए उनको क्या टाइटल दिया जाता है, विक्रमादित्य का। उनके 9 रत्न, उन 9 रत्न में से एक कौन थे, अमर कोश, अमर कोश लिखने वाले अमर सिंह। और इस अमर कोश में ही बोला गया है बुद्ध को सिंबल ऑफ विजडम एंड कंपैशन। ठीक है, आप यहाँ पर जातक टेल्स पे जा सकते थे, बुद्धाचरित जो किसने लिखी है, अश्वघोष ने। ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड आंसर आप लोगों का, इनमें से 80% लोग इसका आंसर देते हैं बुद्धाचरित अश्वघोष का, यानी कि लाइफ ऑफ बुद्धा जो है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी है, जो बायोग्राफी है बुद्धा की, उसको आप इनमें से आंसर बताते हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा अमर कोश। इसको ध्यान रखिए, आप कभी पूछ लेगा तो अमर कोश इसका आंसर हो जाएगा, है ना। और ये जो है द लाइट ऑफ एशिया, ये आप याद रखिए कि बुद्धा को बोला जाता है द लाइट ऑफ एशिया, बुद्धा का नाम है दूसरा द लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तब बुद्धा अटेंड निर्वाण एट, अभी मैंने आपको बताया था कि बुद्धा को क्या मिला था, निर्वाण मिला था। उस जगह को क्या बोलते हैं, बोध गया। ठीक है, उसका नाम ही उसके ऊपर पड़ गया, क्या नाम, बोध गया। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोधि ट्री के नीचे पीपल का ट्री था। ठीक है, बुद्धा के बारे में याद रखिए। बुद्धा का जन्म कब हुआ, 563 बीसी में। ठीक है, महावीर का कब हुआ था, 540 बीसी में। बुद्धा की डेथ कब होती है, 483 बीसी में। ठीक है, डेथ कहाँ होती है, कुशीनगर में डेथ होती है, कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ पे पड़ता है, उत्तर प्रदेश, यूपी में। ठीक है, इतना बुद्धा के बारे में भी याद रखिए, पूछ सकता है कभी भी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द फेमस इंडो ग्रीक किंग हु एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म वास, इनमें से इंडो ग्रीक किंग इनमें से कौन था जिसने बुद्धिज्म को एम्ब्रेस किया था, देखिए मिनेंडर। ग्रेटेस्ट इंडो ग्रीक किंग इन इंडिया भी कौन था, मिनेंडर। और इन्हीं ने क्या किया था, बुद्धिज्म को क्या किया था, इन्होंने फॉलो कर लिया था, एम्ब्रेस कर लिया था टेनेट्स ऑफ बुद्धिज्म को। ठीक है, देखिए मैं कभी भी क्लास में पढ़ाता हूँ तो ये बात बताता हूँ कि जब भी कोई रूलर बहुत ग्रेट रूलर हो जाता है, या फिर अगर आप देखें उसको मटेरियल वर्ल्ड में, वो बहुत कुछ अचीव कर लेता है। ठीक है, मटेरियली क्या करता है, बहुत कुछ अचीव कर लेता है, नाम हो जाता है, रेस्पेक्ट हो जाती है। ठीक है, दौलत शोहरत पैसा सब कुछ उसको क्या करता है, मिल जाता है, नाम नेम फेम सब उसको मिल जाता है। उसके बाद उसको क्या होता है, उसको क्वेंच होती है, किस चीज की उसको थर्स्ट होती है कि अब वो क्या करे, अब वो कुछ दूसरे वर्ल्ड के बारे में, या फिर जो मिस्टिक एक वो होती है, मिस्टिक अवेकनिंग उसके अंदर होने लगती है। ठीक है, जितने भी ग्रेट रूलर्स आप देखेंगे हिस्ट्री में, सबके अंदर ये कहीं ना कहीं हुआ था। तो वैसा ही होता है किसके संग, मिनेंडर के संग। मिनेंडर काफी फेमस इंडो ग्रीक किंग रहते हैं। टेरिटोरी, अगर इनके टेरिटरीज वगैरह देंगे तो काफी कुछ अचीव कर लेते हैं। ठीक है, एम्पायर काफी कुछ इनका बड़ा हो जाता है, सब तरफ इनका नाम वगैरह भी हो जाता है। उसके बाद इनको लगता है कि वर्ल्ड की मिस्ट्री क्या है, मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, हमारा पर्पस क्या है वर्ल्ड में आने का,
जो डेथ होती है, डेथ के बाद क्या होता है आदमी के संग, ये सारी चीजें उनको क्या करती है, क्यूरियसिटी उनके अंदर जगाने लगती है। ठीक है, तो ऐसे में आप जाते हैं जो धर्मगुरु वगैरह होते हैं या जो नॉलेजफुल पर्सन होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, आप उनके पास जाते हैं धीरे धीरे। ठीक है, उन्हीं में ये एक बुद्धिस्ट स्कॉलर से मिलते हैं जिनका नाम रहता है नागसेना। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे स्कॉलर्स से मिलते हैं, लेकिन जो स्कॉलर्स इनके सभी क्वेश्चंस का ऐसा आंसर देते हैं जिससे पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाते हैं, वो कौन थे, नागसेना। ये कौन थे, एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे। ठीक है, तो इन दोनों के जो डायलॉग्स हैं, मिनेंडर ने जो क्वेश्चन पूछे, जैसे कि गीता क्या है, अर्जुन ने कृष्ण से क्या पूछे, क्वेश्चन पूछे, वो कृष्ण ने उसके जवाब दिए। उसी तरह यहाँ पर मिनेंडर क्वेश्चन पूछते हैं और आंसर कौन देते हैं, नागसेना को आंसर देते हैं। और इस डायलॉग्स को एक बुक के रूप में कंपाइल किया गया है जिसका नाम है मिलिंद पन्हू। उस बुक का नाम है मिलिंद पन्हू, ये पूछ सकता है कभी भी आपको। ठीक है, तो मिलिंद पन्हू में मिलिंद कौन है, मिनेंडर, और पन्हू कौन है, नागसेना। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ मिलिंद। और इस क्वेश्चन से इतना सेटिस्फाई हो जाते हैं कि फाइनली किस पे कन्वर्ट हो जाते हैं, या क्या एम्ब्रेस कर लेते हैं, बुद्धिज्म को एम्ब्रेस मिनेंडर कर लेते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एनिमल्स कार्व्ड ऑन द सारनाथ पिलर। ठीक है, ये भी क्या है, थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है कि आपको याद हो कि सारनाथ पिलर पे कौन कौन एनिमल है और कौन सा एनिमल नहीं है। ठीक है, हमड बुल वहां पर बिल्कुल है। ठीक है, एलिफेंट वहां पर बने हुए हैं, आप एक बार खोल के देख लीजिएगा, गूगल करके देख लीजिएगा जब आप इस क्वेश्चन को देखो, सारनाथ पिलर का डिस्क्रिप्शन के उस पर कौन कौन से एनिमल्स कार्व्ड हुए हैं, उस पर हॉर्स भी बना हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा डियर। कौन सा एनिमल उस पर कार्व्ड नहीं है, डियर उस पर कार्व्ड नहीं है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस कई बार क्या करते हैं, डाउट अराइज कर देते हैं स्टूडेंट्स के उनमें कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपके पेपर में आ गया तो यहाँ पे आप तुक्के लगाओगे, फिर फालतू में 1 मार्क का आपको क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। ठीक है, बुद्धिज्म मेड एन इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट बाय अलाउइंग 2 सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इनटू इट्स फोल्ड, दे वर। ठीक है, बुद्धिज्म में इनमें से कौन से 2 सेक्शंस को अपने फोल्ड में इंक्लूड किया, और क्यों वो हिंदुइज्म में वो 2 सेक्शंस थे उनको इंक्लूड नहीं किया जाता था, है ना। तो किससे डिफरेंट था बुद्धिज्म, ये पूछने की ये कोशिश कर रहा है। देखिए, आसानी से एलिमिनेट हो सकते हैं आंसर, पृष्ठ तो थे ही हिंदुइज्म में। ठीक है, तो ये तो कोई डिफरेंट सेक्शन नहीं था जिसको बुद्धिज्म ने क्या किया, अपने उसमें इनकॉर्पोरेट किया हो। ठीक है, मनी लेंडर्स हमेशा से पार्ट रहे। ठीक है, वैश्य वगैरह जो रहे वो हिंदुइज्म का हमेशा से क्या रहे, पार्ट रहे। ठीक है, वॉरियर्स, क्षत्रिय तो हिंदुइज्म का एक क्या थे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थे, है ना, ब्राह्मण्स और क्षत्रियास तो वॉरियर्स तो हमेशा से रहे, ट्रेडर्स भी रहे। ठीक है, वो सेक्शन था वुमन एंड शूद्रा। एक्चुअली में देखिए, बुद्धिज्म को और जैनिज्म को दोनों को बोला क्या जाता है, उनको बोला जाता है राइवल चाइल्ड ऑफ हिंदुइज्म। ठीक है, उनको बोला जाता है राइवल चाइल्ड ऑफ हिंदुइज्म, है ना। तो राइवल चाइल्ड है, तो राइवलरी असली में शुरू क्यों हुई थी, है ना, उन्होंने आवाज उठाई क्यों थी, इसीलिए तो उठाई थी कि क्या हो रहा था, कुछ इम्प्योरिटीज क्या हो गई थी, हिंदू धर्म जो सनातन धर्म ओरिजिनल धर्म था उसमें कुछ इम्प्योरिटीज धीरे धीरे इनकॉर्पोरेट होने लगी थी। उन इम्प्योरिटीज के खिलाफ एज अ रिएक्शन ही क्या राइज होते हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म। ठीक है, तो जो वो रिएक्शन था, मतलब जो चीजें इम्प्योरिटीज थी, उन्हीं में जो सबसे बड़ी इम्प्योरिटीज क्या थी, पोजिशन ऑफ वुमन एंड शूद्रास, जो दिन ब दिन क्या होती जा रही थी, डिटोरियरेट होने लगी थी, वुमेन्स की पोजीशन और शूद्रास की पोजीशन। ठीक है, तो इसी के रिएक्शन में क्या बनते हैं, ये दोनों सेक्ट बनते हैं, बुद्धिज्म और जैनिज्म। तो बुद्धिज्म के जो दरवाजे थे वो, ठीक है, विदाउट अपार्ट फ्रॉम एनी क्लास, आप किसी से भी, है ना, रिगार्डलेस ऑफ एनी क्लास और कास्ट, सबके लिए क्या थे, वो खुले हुए थे, और सभी जेंडर के लिए भी वो क्या थे, खुले हुए थे। तो वुमेन और शूद्रास दोनों के लिए क्या था, इनकॉर्पोरेट करता है बुद्धिज्म उनको अपने सेक्शन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है ये। द लैंग्वेज एडॉप्टेड फॉर प्रीचिंग इन महायान बुद्धिज्म वास। ठीक है, हम पढ़ते हैं कि बुद्धिज्म और जैनिज्म का स्प्रेड क्यों हुआ, तो उसी में हम एक कारण देखते हैं कि दोनों ने जो प्रीच किया वो किस में किया, लोकल लोगों की भाषा में किया। ठीक है, संस्कृत जो थी वो क्या थी, वो कोर्ट लैंग्वेज थी, वो हायर क्लासेस जो थी, है ना, हायर स्कॉलर्स जो थे, ब्राह्मण्स जो थे, उनकी लैंग्वेज थी। ठीक है, हर कोई जो कॉमन मैन था वो संस्कृत पढ़ नहीं पाता था, या संस्कृत उतनी सोसाइटी में उस वक्त प्रचलन में नहीं थी। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म क्यों ये दोनों फैलते हैं, क्यों ये कनेक्ट कर पाते हैं लोकल पीपल से, क्योंकि ये लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में प्रीच किए जा रहे थे। जो जैनिज्म को प्रीच किया जा रहा था वो किया जा रहा था प्राकृत लैंग्वेज में। ठीक है, जो एक तरीके की लोकल लैंग्वेज थी, और जो बुद्धिज्म को किया जा रहा था वो किया जा रहा था पाली में। ठीक है, अब एक देखिए धीरे धीरे क्या हुआ, बुद्धिज्म पूरी तरीके से हूबहू कॉपी करने लगा। जब हम पढ़ते हैं कि डिक्लाइन क्यों हुआ बुद्धिज्म को, तो उसमें हम देखते हैं कि वो काफी सारे फीचर्स किसके फॉलो करने लगा, हिंदुइज्म के फीचर्स फॉलो करने लगा। ठीक है, और हिंदुइज्म की लैंग्वेज क्या थी, संस्कृत। ठीक है, तो जब ये थोड़े थोड़े इन्फ्लुएंस हुए हिंदुइज्म से, तो इन्होंने क्या किया, पाली को छोड़ दिया। ठीक है, मैंने आपको अभी समझाया था कि हिनायान बुद्धिज्म जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल था, और महायान बुद्धिज्म जो नया व्हीकल था, है ना,
तो जो नया व्हीकल था वो किससे इंस्पायर्ड था? हिंदुइज्म से कहीं ना कहीं उस टाइम पे। तो वो पाली को छोड़कर किस पे आ जाता है? संस्कृत पे आ जाता है। और ये एक कारण भी बनता है बुद्धिज्म के डिक्लाइन होने का। ठीक है, तो किसको अपना लेता है? संस्कृत। कई बार मेंस में आ जाता है कि हिनायान और महायान में डिफरेंसेस लिखिए, तो वहां पर हम यही डिफरेंस लिखते हैं कि जो हिनायान वाले थे वो क्या लैंग्वेज यूज करते थे? पाली। क्योंकि महायान वाले थे वो क्या लैंग्वेज यूज करने लगे थे? संस्कृत। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत। आई होप आपको आज बहुत सारे फैक्ट मिले हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। जुड़े रहिए सिविल पांडा।